ये कहानी है कमिता की, एक नॉर्मल सा स्कूल बॉय जिसकी जिंदगी फटे हुए कच्चे जैसी थी। बस किसी तरह घिस घिस कर चल रही थी। लेकिन एक दिन जब वो पहाड़ों के बीच बने एक होटल में पढ़ाई करने जाता है, हाँ भाई पढ़ाई करने गया था ये बंदा होटल में, तो उस होटल में ये लड़का जो जो घुन खिलाता है बस वही सब देखने वाले हैं हम। ये सब होने से ठीक पहले कमिता अपने होम रूम टीचर के ऑफिस में बैठा था, जहाँ उससे पूछा जा रहा था कि हाई स्कूल के बाद वो क्या करना चाहता है। टीचर को तब बड़ा अजीब लगा जब कमिता ने कहा कि उसका पहला करियर ऑप्शन हॉर्न बीटल बनना है। कमिता ने बताया कि एक बार उसने किसी बच्चे के लिए हॉर्न बीटल पकड़ा था और उस बच्चे को इतनी खुशी हुई थी कि अब वो भी सांता क्लॉज की तरह बच्चों को खुश करना चाहता है। टीचर ये सुनकर अंदर ही अंदर परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि इस साल के स्टूडेंट्स कितने बेवकूफ हैं। उसने कमिता को सलाह दी कि वो मांगा आर्टिस्ट बनने के बारे में सोचे। इसके बाद कमिता अपनी क्लास में लौटता है, जहाँ उसे सेनेकी अपनी ही डेस्क पर बैठी मिलती है। वो उससे कहता है कि उसे बैठना है तो थोड़ी जगह दे दे, लेकिन सेनेकी उसे चिढ़ाते हुए खड़ी होती है और बोलती है कि उसे उसका बेवकूफ सा चेहरा देखने में मजा आता है। जब वो जाती है तो कमिता देखता है कि उसकी डेस्क पर सेनेकी की केक्स का पसीना छूट गया है। सेनेकी उसे एक सस्पिशियस नजर से देखती है, जैसे सोच रही हो कि ये लड़का आखिर सोच क्या रहा है। उस रात कमिता अपनी बहन टोमो के साथ मोनोपोली जैसा कोई बोर्ड गेम खेल रहा था। टोमो बार बार जेल में चली जाती है और हारने लगती है। गुस्से में वो उठकर बोलती है कि ऐसा नहीं है कि वो रो रही है या कुछ और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। जाते जाते वो कमिता से पूछती है कि क्या वो फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है ताकि इस बार पेरेंट्स से जिंदगी की सबसे बड़ी पिटाई ना पड़े। कमिता कहता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है और ये भी बताता है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। टोमो ये सुनकर हैरान हो जाती है। कमिता कहता है कि उसे अभी नहीं पता कि वो अपनी इस बेकार सी जिंदगी के साथ क्या करेगा, लेकिन अब वो पूरी मेहनत करने का मन बना चुका है। अगले दिन स्कूल में लंच के समय कमिता जाकर सेनेकी और उसकी फ्रेंड्स की टेबल पर बैठ जाता है। वो उससे पूछती है कि क्या ये सच है कि वो मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता है। कमिता हैरान रह जाता है कि होम रूम टीचर ने ये अफवाह कैसे फैला दी। वो उनके साथ बैठता है और सब मिलकर उसे दमदार रसदार मांगा बनाने को लेकर चढ़ाने लगती है। कमिता गुस्से में कहता है कि वो उसके फ्यूचर करियर पर मजाक करना बंद करे। बाद में लाइब्रेरी में क्लास का सबसे बेवकूफ लड़का कमिता क्लास के सबसे होशियार लड़के इकुमी के साथ पढ़ाई कर रहा था। तभी सेनेकी वहाँ आती है और जानबूझकर उन्हें डिस्टर्ब करने लगती है। वो इकुमी से कहती है कि वो उसे भी पढ़ा दे। इकुमी समझ जाता है कि सेनेकी ये सब सिर्फ कमिता को परेशान करने के लिए कर रही है। स्पोर्ट्स पीरियड के दौरान इकुमी कमिता को बताता है कि उसने कुछ दिन पहले सेनेकी को एक बड़े उम्र के आदमी के साथ जाते हुए देखा था। कमिता के दिमाग में आता है कि शायद सेनेकी को शुगर डैडीज पसंद है। ये सुनकर उसका दोस्त पूछता है कि क्या उसे बुरा लग रहा है। कमिता कहता है कि नहीं, उसे बस ऐसा लग रहा है कि ये सब सिर्फ एनिमे में ही होता है। कुछ दिनों बाद एग्जाम्स खत्म होते हैं और रिजल्ट्स आ जाते हैं। कमिता और सेनेकी दोनों पास हो जाते हैं, लेकिन सेनेकी की एक फ्रेंड फेल हो जाती है, जिससे वो बहुत उदास हो जाती है। लड़कियों के जाने के बाद यूगो कमिता के पास आती है और कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि जो लड़का पहले अकेला और मिजरेबल रहता था अब वो लड़कियों में इतना पॉपुलर हो गया है। बाद में कमिता इकुमी को एग्जाम्स में मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। इकुमी उसे अपने क्रैम स्कूल के समर कोर्स में ज्वाइन करने का न्योता देता है, जहाँ वो लोग 2 हफ्ते एक रिजॉर्ट होटल में रहकर पढ़ाई करेंगे। कमिता पहले मना कर देता है क्योंकि उसका आलसी दिमाग कहता है कि अब पढ़ाई नहीं सिर्फ मस्ती करनी है। लेकिन रात में घर लौटते वक्त वो सेनेकी को एक कैफे में काम करते देखता है, जहाँ वो एक बूढ़े आदमी के साथ होती है। कमिता सोचता है कि क्या यही वो आदमी है जिसके बारे में इकुमी बात कर रहा था। वो दूर से सेनेकी को देखता है और मन ही मन सोचता है कि वो उसकी लीग से बहुत ऊपर है। उसे लगता है कि अगर वो पार्ट टाइम जॉब करे तो शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। लेकिन फिर वो खुद को रोकता है और इकुमी को कॉल करके कहता है कि वो समर कोर्स ज्वाइन करना चाहता है। अगले दिन कमिता अपना बैग पैक करता है और होटल वाले समर कोर्स के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो इकुमी से बात कर ही रहा होता है, तभी उसकी नजर दूर एक खिड़की के पास खड़ी किसी आकृति पर पड़ती है। लेकिन जब तक कमिता इकुमी को वो दिखाता तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। इकुमी उसे बताता है कि वहाँ एक अफवाह फैली हुई है कि वहाँ किसी 3rd ईयर स्टूडेंट की आत्मा है जिसने कूद कर जान दे दी थी। अब वो आत्मा उस जगह पर भटकती है। ये सुनकर कमिता थोड़ा डर सा जाता है। उस रात कमिता का मन बहुत खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि पूरे कैंप में उसका IQ सबसे कम है। अपने कमरे में पहुंचकर उसे अफसोस होता है कि काश वो सेनेकी के पीछे चला गया होता जो बीच की तरफ जा रही थी। शायद ऐसा करता तो वो उसके और करीब आ सकता था। लेकिन फिर वो खुद को झटका देता है, अपने गाल पर जोर से थप्पड़ मारता है और खुद को याद दिलाता है कि वो यहाँ खुद को बदलने आया है, एक बेहतर इंसान बनने के लिए। वो खिड़की के पास जाकर पूरी ताकत से यूनिवर्स को बोलता है कि वो हार नहीं मानेगा चाहे कुछ भी हो। तभी अचानक कोई अजीब सा हाथ उसकी खिड़की के फ्रेम को पकड़ लेता है। कमिता बुरी तरह चौंक जाता है। एक डरावनी सी लड़की दिखाई देती है, बिल्कुल ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से निकली हुई जैसी, और वो खिड़की से रेंगती हुई अंदर आ जाती है। वो कमिता को छूने की कोशिश करती है और कमिता की हालत ऐसी हो जाती है जैसे अभी पैंट गीली कर देगा। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि उसे बहुत ठंड लग रही है और वो पूछती है कि क्या वो उसका टॉवल उधार ले सकती है। कमिता हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि वो लड़की सेनेकी है। वो सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। सेनेकी उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्या गुनाह किया है जो उसे ऐसी पनिशमेंट वाली समर कोर्स में भेज दिया गया है। कमिता बताता है कि ये उसका खुद का फैसला था। फिर वो उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। सेनेकी बताती है कि उसके पेरेंट्स को पता चल गया था कि वो छुपकर पार्ट टाइम जॉब कर रही है। गुस्से में उन्होंने जबरदस्ती उसे उठाया और इस पहाड़ों के बीच बने होटल में छोड़ दिया। वो
बताती है कि उसने पहाड़ चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन बारिश और हिरणों के झुंड की वजह से भागते भागते उसे एक खुली खिड़की दिखी और वो वहीं से अंदर आ गई। जब वो बात कर रही होती है, कमिता देखता है कि जिस कुर्सी पर वो बैठी है वो पूरी भीग चुकी होती है। वो सोचता है कि ये बारिश का पानी है या फिर सैनिकी खुद ही पानी टपका रही है। सैनिकी कमिता से कहती है कि क्या बदलने के लिए कुछ बचा है, क्योंकि उसके सारे कपड़े भीग चुके होते हैं। कमिता उसे कहता है कि वो दूसरे रूम की लड़कियों से कपड़े लेकर आता हो, लेकिन सैनिकी मना कर देती है। वो कहती है कि सब उसे क्रीपी लूजर समझेंगे। फिर सैनिकी कमिता से कहती है कि वो अपने कपड़े ही उधार दे दे। ये सुनकर कमिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उसकी क्रश उसके कपड़े पहनने वाली है। सैनिकी कपड़े लेकर बाहर चली जाती है और कमिता बेवकूफों की तरह उसे बस देखता ही रह जाता है। अगले दिन लंच के समय कमिता और उसका दोस्त इकुमी सैनिकी और उसकी नई फ्रेंड माको के साथ बैठे होते हैं। सैनिकी शिकायत करती है कि एक टीचर ने उसे भागने की कोशिश करने पर टॉयलेट साफ करने की पनिशमेंट दे दी। फिर वो कमिता से पूछती है कि क्या वो लड़कियों का बाथरूम उसी के कपड़े पहनकर साफ कर सकती है। ये सुनकर कमिता अंदर ही अंदर खुश हो जाता है और कह देता है कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इकुमी हैरान होकर बोलता है कि कमिता अब तो पूरा मेल बीस्ट बनता जा रहा है। पनिशमेंट खत्म होने के बाद सैनिकी माको से शिकायत करती है कि उसका दिन कितना खराब गया। फिर वो माको से वॉशिंग मशीन चलाना सिखाती है। माको उसे सिखाती है और सैनिकी खुश हो जाती है कि अब वो और भी वाइफी मटेरियल बन गई है, क्योंकि अब वो ये सब अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर सकती है। माको मजाक में पूछती है कि क्या कमिता उसका बॉयफ्रेंड है, पर सैनिकी पूछती है कि लोग क्या बोल रहे हैं। थोड़ा झिझकते हुए माको बताती है कि स्टूडेंट्स को लग रहा है कि वो बेशर्मी से कमिता के कपड़े पहनकर घूम रही है, इसलिए कुछ गड़बड़ है। सैनिकी नाटक करने लगती है जैसे सबने उन्हें पकड़ ही लिया हो और वो बंद दरवाजों के बीच की गंदी गंदी बातें बोलने लगती है। ये सुनकर माको और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि और बताओ। बाद में वेंडिंग मशीन के पास खड़ा कमिता दो लड़कियों को उसकी और सैनिकी की रिलेशनशिप के बारे में गंदी बातें सुन लेता है। वो जल्दी से सफाई देने जाता है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लड़कियां उल्टा और चिढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जल रही हो, क्योंकि वो खुद सिंगल है और उन्हें गुल्लू गुल्लू करने को कोई नहीं मिल रहा, और ऊपर से सैनिकी भी कोई मदद नहीं करती, उल्टा माहौल और बिगाड़ देती है। जब सैनिकी धुले हुए स्वेट्स पहनकर वापस आती है तो वो बाकी लड़कियों की बेकार बातें सुनकर हाँ में हाँ मिला देती है। लड़कियों के जाते ही सैनिकी कमिता को घसीटते हुए एक अलग जगह ले जाती है और उसके कपड़े लौटाते हुए उसे थैंक यू बोलती है। कमिता पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लाई है। सैनिकी कहती है कि वो पहले से उड़ रही अफवाहों में और मसाला नहीं डालना चाहती, इसलिए वो चुपके से उसके ये कपड़े वापस करना चाहती थी। बातों बातों में कमिता को पता चलता है कि सैनिकी ने अपनी जिंदगी में पहली बार कपड़े धोए हैं। वो बताती है कि घर पर वो सिर्फ मिडनाइट स्नैक्स बनाती है, बाकी सब काम उसकी मॉम कर लेती है। कमिता हंसते हुए बोल देता है कि उसे देखकर ऐसा नहीं लगता, उसे तो बस दिमाग खाना आता है, खाना बनाना नहीं। ये सुनते ही सैनिकी चिढ़ जाती है और कहती है कि वो उसे मिडनाइट में स्नैक बनाकर दिखाएगी ताकि उसे साबित कर सके कि वो झूठ नहीं बोल रही। वो फिर से कमिता के स्वेट्स उठा लेती है और चली जाती है। रात के समय कमिता, इकुमी और माको इकट्ठा होते हैं और सैनिकी उनके लिए सच में बहुत टेस्टी स्नैक बनाती है। कमिता इतना खुश हो जाता है कि उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। बाद में जब सैनिकी बर्तन धो रही होती है तो कमिता आगे आकर कहता है कि वो कर देगा, लेकिन सैनिकी बोलती है कि उसे ये सब काम की आदत है और वो उसकी मदद का बदला चुकाना चाहती है। जब वो जाने की बात करती है कमिता हैरान हो जाता है। सैनिकी कहती है कि उसके पास पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं है। कमिता बोल देता है कि वो उसके स्वेट्स जितने दिन चाहे रख सकती है। फिर वो मजाक में बोलता है कि वो उसे जाने नहीं देगा, कहीं फिर से हिरणों का झुंड उसके पीछे न पड़ जाए। एक हफ्ते बाद कमिता अपने ख्यालों में इतना खोया रहता है कि कोई अचानक उसकी चुटकी लेता है तो वो डर के मारे उछल पड़ता है। पूरी क्लास का ध्यान उस पर चला जाता है। वो देखता है कि सामने सैनिकी खड़ी है। वो उससे पूछता है कि उसकी क्लास में क्या कर रही है। सैनिकी आराम से कहती है कि आज उनकी क्लास सेम है। वो इतना धीरे और प्यार से बोलती है कि कमिता का दिमाग ही हैंग हो जाता है। बाकी क्लासमेट्स मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि दोनों को अलग रूम में भेज देना चाहिए। एक बेवकूफ लड़का तो ये तक बोल देता है कि काश वो भी सैनिकी के साथ अकेला होता। ये सुनकर सैनिकी शरारती स्माइल देती है और बोलती है कि लोग कितना ज्यादा इमेजिनेशन चला लेते हैं। कमिता शर्म से लाल हो जाता है और जल्दी से बात बदल देता है। क्लास के बाद सैनिकी पूछती है कि क्या उसके क्लासमेट्स हमेशा ऐसे ही रहते हैं। कमिता हंसकर बोलता है कि शायद वो सब उसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे। फिर वो सजेस्ट करता है कि क्लास में ज्यादा बात नहीं करेंगे ताकि लोग कुछ उल्टा सीधा ना सोचे। सैनिकी नाटक करते हुए बोलती है कि ठीक है, अब वो उससे बिल्कुल बात नहीं करेगी। फिर वो अचानक पूछती है कि कमिता ने समर कोर्स ज्वाइन ही क्यों किया। कमिता चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास सच बताने की हिम्मत नहीं होती। उस रात खाना खाते वक्त कमिता उसी सवाल के बारे में सोचता रहता है। वो जानता है कि वो सैनिकी को नहीं बता पाया कि उसी की वजह से वो खुद को बदलना चाहता है। थोड़ी देर बाद सैनिकी उसके रूम में आ जाती है और कहती है कि वो बोर हो रही है। कमिता बोलता है कि उसे पढ़ाई करनी है, उसके पास बच्चों वाले गेम्स खेलने का टाइम नहीं है। सैनिकी फिर भी बातें करती रहती है। कमिता डिस्ट्रैक्टेड होकर पूछता है कि क्या उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। सैनिकी टीवी शो वाली फिलॉसफी सुना देती है कि खुद की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। कमिता मन ही मन सोचता है कि ये लड़की अजीब है लेकिन क्यूट भी। सैनिकी आखिरकार किताब उठा लेती है और पढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद वो बोलती है कि काश वो बीच पर मस्ती कर रही होती। कमिता हंसते हुए बोल देता है कि वो स्विम सूट में अच्छी लगेगी। सैनिकी उसे घूर कर देखती है और मजाक में बोलती है कि क्या वो अभी देखना चाहेगा। कमिता का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। अब दोनों आधी रात में पूल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कमिता को थोड़ी शर्म आ रही थी कि वो आधी रात को किसी लड़की के साथ ऐसी जगह पर खड़ा है। वो अपना रंग बिरंगा तौलिया ठीक से बांध ही रहा था कि सैनिकी उससे पूछ बैठती है कि वो लोग वैसे भी यहाँ आधी रात में क्या करने आए हैं। कमिता हड़बड़ा
आकर कह देता है कि बस ऐसे ही थोड़ी देर आराम करने के लिए। सेनेकी हंसते हुए बोलती है कि उसे बस पानी में चिल करना है। थोड़ी देर बाद दोनों पूल के पास बैठ जाते हैं, पूरी दूरी बनाकर जैसे एग्जाम हॉल में बैठते हैं। तभी अचानक लाइट्स जल जाती है। सेनेकी फटाफट पानी में और अंदर सरक जाती है। उसी वक्त एक टीचर अंदर आता है, पूरा कॉन्फिडेंट जैसे स्विमिंग चैंपियन हो। टीचर कमिता को देखकर पूछता है कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। कमिता बिना सोचे बोल देता है कि वो उन्हीं का इंतजार कर रहा था ताकि मेंस टॉक हो सके। टीचर उसे घूर कर देखता है और कहता है कि अभी बाहर निकलो और सीधे अपने रूम जाओ। कमिता खड़ा हो जाता है बस इसलिए कि टीचर को ये न लगे कि यहाँ और कोई है। टीचर हैरान होकर देखता है कि कमिता अजीब सा कपड़ा बांधे खड़ा है और सोचता है ये आजकल के बच्चे क्या क्या पहनने लगे हैं। तभी पीछे से सेनेकी मजाक में बोल देती है कि टीचर का ध्यान ज्यादा इधर उधर न जाए। टीचर घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से निकल लेता है। उस रात बाद में कमिता और सेनेकी शांति से बात करते हैं। कमिता उससे पूछता है कि क्या उसे ओराकी जो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है पसंद है। सेनेकी कोई जवाब नहीं देती। फिर कमिता पूछता है कि कैफे वाला आदमी क्या उसका बॉयफ्रेंड था। सेनेकी चौंक जाती है कि उसने उसे काम करते देख लिया था। वो बताती है कि वो आदमी बस कैफे का ओनर है। फिर वो शक में पूछती है कि क्या उसी ने उसके पेरेंट्स को उसकी जॉब के बारे में बताया था। कमिता तुरंत मना करता है लेकिन सेनेकी को पूरी तरह यकीन नहीं होता और वो कहती है कि अब दोनों अपने अपने रूम्स में चलते हैं। कुछ दिनों बाद समर कोर्स खत्म हो जाता है। सब अपने अपने घर जाने की तैयारी करते हैं लेकिन कमिता परेशान रहता है क्योंकि उस रात के बाद से सेनेकी ने उससे ढंग से बात नहीं की थी। उधर सेनेकी अपने पेरेंट्स की वजह से अपनी जॉब भी छोड़ देती है। अगले हफ्ते स्कूल फिर से शुरू होता है। स्कूल जाते वक्त कमिता दूर से सेनेकी को ओराकी और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हुए देखता है। कमिता सोचता है कि शायद उसे वही पसंद है लेकिन जैसे ही सेनेकी की नजर कमिता पर पड़ती है वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। कमिता को समझ आ जाता है कि सेनेकी अब भी सोच रही है कि उसी ने उसकी शिकायत की थी। कुछ हफ्तों बाद कमिता को सेनेकी का एक लेटर मिलता है जिसमें उसको मिलने को कहा जाता है। जब वो मिलते हैं सेनेकी उसे उसके स्वेट्स वापस देती है। कमिता हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि वो उससे इतनी दूरी क्यों बना रही है। सेनेकी कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी फ्रेंड यूकी को पता चले कि समर कोर्स में दोनों ज्यादा करीब थे। कमिता को ये बात समझ नहीं आती। वो सोचता है कि सेनेकी बस बेकार के बहाने बना रही है। तभी सेनेकी स्वेट्स वापस खींच लेती है और बोलती है कि अगर वो ऐसे ही बेवकूफी करता रहा तो ये कभी वापस नहीं मिलेंगे। कमिता भी जिद पकड़ लेता है कि जब तक उसे पूरी बात समझ नहीं आएगी वो भी कुछ नहीं लेगा। दोनों की बहस बिल्कुल वैसी लगती है जैसे कोई कपल बिना वजह आर्ग्यू कर रहा हो। तभी एक बहुत ही सीरियस सी लड़की आती है और अपना नाम बताती है, मकोतो, जो स्टूडेंट डिसिप्लिनरी कमेटी से है। वो बताती है कि कुछ स्टूडेंट्स अजीब हरकतें कर रहे हैं इसलिए उसे माहौल चेक करने भेजा गया है। मकोतो इशारे इशारे में बताती है कि उसने कुछ ओवर ड्रामेटिक सीन्स देखे लेकिन स्टोरी इतनी उलझी हुई थी कि वो खुद कंफ्यूज हो गई थी। इतना सुनते ही सेनेकी समझ जाती है कि बात यूकी की हो रही है। वो तुरंत कमिता को साथ लेकर उस जगह जाती है। वहाँ वो यूकी को ओराकी के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करते हुए देखती है। ओराकी जाते ही सेनेकी गुस्से में यूकी से पूछती है कि उसने उसकी शिकायत क्यों की। यूकी साफ साफ कह देती है कि ओराकी उसमें इंटरेस्ट ले रहा था इसलिए उसने रास्ते से सेनेकी को हटाना ठीक समझा। हैरानी की बात ये थी कि सेनेकी को बुरा नहीं लगता। वो उल्टा यूकी को थैंक्स कह देती है कि उसने सच बता दिया। कमिता ये सब देखता रहता है और सोचता है कि ये किस लेवल की बेवकूफी चल रही है भाई। यूकी आखिर में कमिता से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कामिता के पास कोई जवाब नहीं होता। सेनेकी जवाब देती है कि वो कामिता को यहाँ इसीलिए लाई थी ताकि उसे पूरी सच्चाई पता चल सके क्योंकि शुरू में उसे भी शक था कि वही स्निच है। इसके बाद सेनेकी कामिता को एक प्लेट पकड़ा देती है जो भी उसने बनाया था और कहती है कि ये उसके ऊपर शक करने की माफी है। कामिता पूछता है कि जब उसे पता चल गया था कि स्निच कौन है तो फिर वो उससे दूरी क्यों बना रही थी। सेनेकी बताती है कि अगर वो समर कोर्स में उससे ज्यादा फ्रेंडली रहती तो यूकी को शक हो जाता और यूकी की आदत है मुंह जरा ढीला है, पूरे स्कूल में अफवाह फैला देती। तभी कामिता को समझ आता है कि सेनेकी असल में उसे क्लास के बुलीज से बचा रही थी। अगर सबको पता चल जाता कि उसने पूरा समर कोर्स स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की के साथ बिताया है तो सब उसी पर टूट पड़ते। अब जब सब कुछ क्लियर हो जाता है सेनेकी उसके स्वेट्स वापस कर देती है। कामिता उन्हें लेते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो कभी बीच चलते हैं। बीच पर पहुंचकर सेनेकी अजीब से पोजेस बनाने लगती है और मजाक में पूछती है कि कामिता तैयार है या नहीं। कामिता हड़बड़ा कर बोलता है कि नहीं, वो तो बस यूं ही आया है। सेनेकी हंसती है और कहती है कि उसे बस मस्ती करनी है। वो अचानक कामिता के बहुत पास आ जाती है जिससे कामिता का दिमाग पूरी तरह हैंग हो जाता है। उसके लिए ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की उसके इतने करीब है। उस रात बाद में कामिता सोचता है कि शायद अब उसके चांसेस बढ़ गए हैं। वो हिम्मत जुटाकर बात शुरू करना चाहता है लेकिन सेनेकी सीधा कह देती है कि ग्रेजुएशन के बाद वो फेयरवे कुलिनरी स्कूल जाने वाली है ताकि अपने कुकिंग स्किल्स और बेहतर कर सके। वो कहती है कि इसलिए अभी बेस्ट यही है कि वो दोनों दोस्त ही रहें। कामिता को लगता है जैसे उसे दोस्त वाली लाइन में खड़ा कर दिया गया हो लेकिन सेनेकी बताती है कि उसी ने उसे ये फैसला लेने की हिम्मत दी थी क्योंकि उस रात कामिता ने उसके खाना बनाने की तारीफ की थी। वो कहती है कि इसलिए कामिता को उसे रोकना नहीं चाहिए। कामिता कहता है कि वो समझता है लेकिन उसे ऐसा लगता है कि जब भी वो करीब आने की सोचता है हालात उल्टे हो जाते हैं। वो बुदबुदाता है कि लड़कियों को समझना कितना मुश्किल है। तभी सेनेकी हल्की सी मुस्कान के साथ उसके गाल पर एक छोटा सा फ्रेंडली सा टच देती है। कामिता पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसी पल उसे लगता है कि शायद वो वही नाइस गाय है जिसे सब क्यूट तो बोलते हैं लेकिन लाइफ में हमेशा कंफ्यूज ही रहता है। उस रात के बाद दोनों के बीच थोड़ी दूरी आ जाती है। कुछ हफ्तों बाद कामिता स्कूल में अपने दोस्तों के साथ पुराने से PS वीटा पर गेम खेल रहा था। तभी एक नॉर्मल सी लड़की आती है जिसका नाम ममाए था और उन पर सीढ़ियों के पीछे टाइम वेस्ट करने का आरोप लगाती है। लड़के बताते हैं कि वो बस लव डेयर नाम का गेम खेल रहे हैं। ममाए पूछती है कि क्या उन्हें गेम के लिए कोई
आइटम चाहिए? कामिता मजाक में बोल देता है कि उसके पास एक स्पेशल आइटम है। ये सुनते ही ममाए हंस पड़ती है, अपना कंसोल दिखाती है और आइटम ट्रेड करने की बात करती है। वो भी उनके साथ गेम खेलने लगती है। थोड़ी देर बाद माको वहाँ आ जाती है और ममाए को बुलाती है। माको कामिता और उसके दोस्तों को देखकर हैरान नहीं होती, क्योंकि ये लोग क्लासेस से गायब होकर गेम्स खेलने के लिए फेमस है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि कामिता ही वो गेमर है जो गेम को फ्यूचर से ज्यादा सीरियस लेता है, तो वो इम्प्रेस हो जाती है। कामिता को एक पल के लिए लगता है कि वो कोई बड़ा खिलाड़ी बन गया है, लेकिन माको ममाए को खींच कर ले जाती है। उस रात कामिता को नींद नहीं आती। वो ममाए के बारे में सोचता रहता है और डिसाइड करता है कि वो गेम में और अच्छा बनेगा। अगले दिन तीनों अपने यूजुअल गेमिंग स्पॉट पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ममाए पहले से वहां मौजूद है। वो कहती है कि उसके पास उनके लिए एक स्पेशल आइटम है और उन्हें करोके बार ले जाती है। तीनों सोचते हैं कि गेम आइटम का करोके से क्या लेना देना। ममाए थोड़ी देर तक गाने गाती रहती है, जो कि काफी बेसुरा होता है, लेकिन लड़के उसे ओवर एंथुजियाज्म में फ्यूचर स्टार मान लेते हैं। आखिरकार वो उन्हें वो आइटम दिखाती है जिसका उसने वादा किया था और वहीं से सब मिलकर रेगुलर गेम खेलने लगते हैं। सब लोग मिलकर मल्टीप्लेयर गेम खेलने लगते हैं, लेकिन गेम शुरू होते ही ओराकी का ध्यान पूरी तरह भटक जाता है, क्योंकि उसके सामने लेवल 10 का जबरदस्त कैरेक्टर आ खड़ा होता है। वो इतना घबरा जाता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं और तभी एनिमी उसे गेम में आउट कर देता है। हारने के बाद वो बेवकूफों की तरह पूछता है कि उसे ऐसे क्यों हराया गया, लेकिन किसी को उसके लो आईक्यू वाले सवाल का जवाब देने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। अगले दिन फिर से गेमिंग सेशन शुरू होती है। एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को हराने के बाद कामिता को एक रेयर बनी रिंग मिलती है, जिससे स्टैट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन ये जनाब खुद को बड़ा जेंटलमैन समझते हुए वो रिंग ममाए को देने का ऑफर कर देता है। ये देखकर इकुमी उसे घूरते हुए कहती है कि वो कितना बड़ा इडियट है और उसे किसी ऐसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जो उसकी लीग से बहुत ऊपर है। फिर भी कामिता रिंग वापस नहीं लेता, पर अंदर ही अंदर थोड़ा उदास हो जाता है। तभी ममाए अपने बैग से एक बनी स्ट्रैप निकालती है जो उसने खुद बनाया था और वो किमा को दे देती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी इकुमी को याद आता है कि एक टाइम लिमिटेड क्रेन गेम इवेंट चल रहा है जो नए गेम रिलीज की खुशी में रखा गया है। सब लोग तुरंत शॉप की तरफ दौड़ पड़ते हैं। क्रेन गेम के बाद ममाए और कामिता बातें करने लगते हैं। ममाए उससे पूछती है कि क्या उसे गुसल गेम में इंटरेस्ट है जो वो मिडिल स्कूल में खेलती थी। कामिता बताता है कि उस गेम का इवेंट चल रहा है और पूछता है कि क्या वो थोड़ी कोऑप ट्राई करेंगे। दोनों टीम बनाकर कुछ रैंडम बच्चों के खिलाफ खेलते हैं जो खुद को बहुत रो समझ रहे थे, लेकिन ममाए उन्हें बिना दया दिखाए आसानी से हरा देती है। गेम के बाद कामिता उन बच्चों के पास जाकर उन्हें वो बनी स्ट्रैप दे देता है ताकि उनकी बुरी तरह हुई हार का थोड़ा सा दुख कम हो जाए। बाद में वो ममाए से कहता है कि उसे थोड़ा सॉफ्ट खेलना चाहिए था, वरना लोग उसके साथ खेलना ही बंद कर देंगे। ममाए उसे थैंक्स कहती है और बताती है कि उसके साथ खेलकर उसे पुराने दिन याद आ गए। फिर वो पूछती है कि क्या कामिता उसका घुसल पार्टनर बनेगा। कामिता खुशी खुशी हाँ कर देता है। कुछ दिन बाद यूजुअल गेमिंग स्पॉट पर खेलते खेलते ममाए क्लास के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही कामिता अपने दोस्तों से कंप्लेन करता है कि गुसल खेलते खेलते उसके पैसे खत्म हो रहे हैं। दोस्त उसे सजेस्ट करते हैं कि वो ममाए को कोई दूसरा गेम ट्राई करने को बोले। वो उसे बस ड्राइविंग गेम दिखाता है, लेकिन ममाए उसे बोरिंग बताकर फिर से गुसल खेलने चली जाती है। उसी पल कामिता को एहसास हो जाता है कि ये गेम उसकी जेब का दुश्मन है। वो गेम छोड़कर बाहर निकलता है और रास्ते में दो लड़कियों से टकराता है जो इस जगह पकड़े जाने से थोड़ी नर्वस लग रही थी। तभी ममाए वहाँ आ जाती है और बताती है कि उसे अभी क्रैम स्कूल जाना है। कामिता पूछता है कौन सा क्रैम स्कूल। वो बताती है स्टेशन के पास वाला एलीट प्रेप स्कूल। ये सुनते ही दोनों लड़कियां चौंक जाती है। ममाए वहाँ से चली जाती है। कामिता थोड़ा शेख ही बघारता है कि वो ममाए के साथ गेम्स खेलता है, लेकिन लड़कियां उसे डांट देती है कि वो खुद क्रैम स्कूल क्यों नहीं जाता। वो कहती है कि ऐसे रहा तो अगला साल रिपीट करना पड़ेगा। रास्ते में कामिता सोचता है कि अगर वो भी उसी क्रैम स्कूल में जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन फिर सोचता है कि वो उसके सामने कितना ऑकवर्ड लगेगा और आइडिया छोड़ देता है। तभी उसे इकुमी दिख जाता है जिससे उसका दिमाग और घूम जाता है। घर पहुंचकर वो तोमो से पूछता है कि लड़कियां उसके बारे में क्या बोल रही थी, लेकिन जैसे ही तोमो जवाब देने लगती है कामिता शर्म के मारे कमरे से भाग जाता है। अगले दिन गेम सेंटर में कामिता थोड़ी देर के लिए बाथरूम जाता है। लौटकर आता है तो देखता है कि तकाशी, जिसे ममाए ने पहले बुरी तरह हराया था, अब सेनेकी को लेकर चैलेंज देने आया है। गुसल बैटल शुरू होने वाली होती है। कामिता सेनेकी से पूछ बैठता है कि क्या ये एक आंख वाला पहलवान उसका भाई है, लेकिन सेनेकी उसे साफ बोल देती है कि वो अपने काम से काम रखे। तभी तकीशी बोलता है कि अगर वो लोग गेम जीत गए तो वो सारी जानकारी खोल देगा। इसके बाद एक जबरदस्त गेम बैटल शुरू हो जाती है। काफी देर तक ट्रांसफॉर्मर जैसे दिखने वाले कैरेक्टर्स की तगड़ी टक्कर चलती रहती है। आखिरकार ममाई की टीम जीत जाती है और सेनेकी पूरा हिल जाता है। इसी बीच इकुमी और ओराकी बाहर देखते हैं कि स्टूडेंट डिसिप्लिनरी कमेटी का एक मेंबर किसी पहले से पकड़े गए स्टूडेंट को डांट रहा है। दोनों सोचते हैं कि कहीं वो भी फंस न जाए। वो तुरंत कमिटा को खबर देते हैं ताकि वो ममाई के साथ निकल सके और खुद जानबूझकर थोड़ा टाइम वेस्ट करके ध्यान भटकाते हैं। कमेटी को देखते ही कमिटा ममाई को लेकर ऐसे भागता है जैसे एग्जाम में अटेंडेंस से बच रहा हो। सेफ जगह पहुंचने के बाद भी कमिटा को सेनेकी और उस छोटे लड़के के रिश्ते पर क्यूरियोसिटी रहती है। सेनेकी बताती है कि वो उसका बॉस है, मतलब बॉस कम और बिगड़ा हुआ बच्चा ज्यादा। थोड़ी सी टेंशन के बाद सेनेकी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद कमिटा और ममाई एक कैफे में मॉकटेल पीने चले जाते हैं। वहाँ कमिटा पूछता है कि उसका सेनेकी से क्या रिश्ता है। ममाई बताती है कि मिडिल स्कूल में सेनेकी उसकी जूनियर थी। दोनों साथ आर्केड जाते थे, खूब गेम्स खेलते थे, लेकिन फिर जिंदगी ने बीच में बड़ा सा पोर्ट होल डाल दिया। ममाई आगे बताती है कि उसे अब गेम्स खेलने में मिडिल स्कूल से भी ज्यादा मजा आ रहा है और वो सब कमिटा की वजह से है। ये सुनकर कमिटा ऑकवर्ड होकर लाल हो जाता है, भले ही इसका मतलब उसकी जेब का पूरा बजट उड़ जाना ही क्यों ना हो। थोड़ी देर बाद कमिटा अपना मॉकटेल खत्म करता है, लेकिन ग्लास में चेरी छोड़ देता है। ममाई
मजाक में पूछती है कि क्या वो चेरी ले सकती है। कमीटा हंसते हुए हाँ कर देता है। मन ही मन इमेजिनरी बोनस पॉइंट्स भी गिन लेता है। अगले दिन इकुमी और उराकी को पनिशमेंट मिलती है क्योंकि वो गेम सेंटर में पकड़े गए थे। वो कमीटा को बताते हैं कि पूरे टर्म के लिए आर्केड बैंड है। तभी उराकी बताता है कि ममाई के आने के बाद उन पर कितना प्रेशर बढ़ गया है क्योंकि वो गेम में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वो बोलता है कि उसे वो पुराने दिन याद आते हैं जब बस तीनों दोस्त कंट्रोलर पकड़े बिना टेंशन के खेला करते थे। कमीटा बताता है कि उसने कल इकुमी को ममाई से मिलते देखा था। इकुमी जवाब देता है कि वो तो बस चांस से हुआ, वो अपने क्रश को ढूंढने गया था जिसे वो क्रैम स्कूल में समझ रहा था। इसके बाद उराकी और इकुमी कमीटा को छेड़ते हैं कि वो ममाई को पसंद करता है। कमीटा शर्माते हुए बोलता है कि वो बस उसे एक बेहतरीन गेमर के तौर पर रिस्पेक्ट करता है। अगले दिन स्कूल में कमीटा को चिंता होती है क्योंकि ममाई आई नहीं होती। वो सेनेकी को अलग कमरे में ले जाकर पूछता है कि कल क्या हुआ था। सेनेकी बताती है कि मिडिल स्कूल में ममाई सबसे पॉपुलर लड़की थी, हर चीज में इतनी टैलेंटेड थी कि बाकी सब पीछे रह जाते थे। कुछ लड़कियां उससे जलने लगी और कुछ ओवर कॉन्फिडेंट लड़के हीरो बनने आए, लेकिन सबको रियलिटी चेक मिल गया। तीसरे साल तक ममाई बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। सेनेकी बताती है कि जब उसने कमीटा को उसके साथ देखा तो उसे लगा कि उसका ईगो टूटने वाला है, लेकिन कमीटा हंसकर कहता है कि उसका ईगो कभी था ही नहीं। वो साफ बोल देता है कि वो ममाई से कभी डिस्टेंस नहीं बनाएगा। इसके बाद वो ममाई को कॉल करता है और पूछता है कि वो स्कूल क्यों नहीं आई। ममाई कहती है कि वो ठीक है और पूछती है कि क्या आज गुसल खेलेंगे। कमीटा बताता है कि डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन आज बहुत एक्टिव है। ये सुनकर ममाई उसे अपने घर आने का इनवाइट दे देती है। ये सुनकर कमीटा का दिमाग एक सेकंड के लिए रॉकेट मोड में चला जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है और कूल बनने की पूरी कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद जब वो उसके अपार्टमेंट पहुंचता है तो एक अजीब सा लड़का उसे अंदर ले जाता है। कमीटा एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है कि आज स्टोरी किस डायरेक्शन में जाने वाली है, लेकिन वो लड़का अपना परिचय देता है कि उसका नाम सा है और वो ममाई का बड़ा भाई है। वो कमीटा से हल्की फुल्की बात करने लगता है। तब तक ममाई शावर लेकर बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद ममाई उसे अपने कमरे में ले जाती है ताकि दोनों गुसल खेल सके। वो बताती है कि उसने पूरी रात एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमी को हराने की कोशिश की लेकिन जीत नहीं पाई। किमा गेम पैड उठाकर ट्राई करता है, लेकिन ममाई कहती है कि अगर चारों लोग होते तो आसान हो जाता। कमीटा बताता है कि उसके दोनों दोस्त को पनिशमेंट मिली है और फाइनल्स के बाद ही गेम्स खेल पाएंगे। ये सुनकर ममाई उदास हो जाती है। उसे लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और उसने कमीटा को उसके दोस्तों से अलग कर दिया है। कमीटा समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। वो अपना फोन उठाती है और बोलती है कि वो किसी और के साथ खेलने का इंतजाम करेगी। वो तुरंत सेनेकी को कॉल करके गेम बैटल के लिए चैलेंज करती है, लेकिन सेनेकी साफ मना कर देती है। सेनेकी कहती है कि वो मिडिल स्कूल के बाद गेम से आगे बढ़ चुकी है और ये भी कहती है कि ममाई के पास अब खेलने के लिए एक पार्टनर है। कॉल कट होने के बाद ममाई थोड़ी शर्माते हुए कमीटा से कहती है कि वो उसी के साथ खेलना चाहती है। कमीटा खुश होकर बोलता है कि उसे एक सीक्रेट स्पॉट पता है जहाँ डिसिप्लिनरी कमेटी कभी नहीं पहुँच सकती। दोनों सीक्रेट आर्केड पहुँचते हैं और वहाँ सॉकर टेबल पर खेलने लगते हैं। पहली बार खेलने के बावजूद ममाई कमीटा को हरा देती है। खेलते खेलते उसकी उंगली थोड़ी कट जाती है तो कमीटा उसे ठीक करने की पेशकश करता है। अगले दिन कमीटा स्कूल में अपने यूजुअल गेमिंग स्पॉट पर उसका इंतजार करता है। वो देर से आती है और कमीटा मन ही मन उससे फिर बात करने के बारे में सोचता रहता है। जैसे ही वो आती है कमीटा उसे देखकर लाल पड़ जाता है। थोड़ी बात के बाद ममाई अचानक उसे कॉमिकल मार्केट इवेंट में साथ चलने को कहती है। कमीटा बोल देता है कि ये तो डेट जैसा लग रहा है। इस पर ममाई पूछती है कि क्या वो सच में उसके साथ डेट पर जाना चाहेगी। कमीटा तुरंत हाँ बोल देता है। एक हफ्ते बाद कमीटा और उसकी बहन कॉमिकल मार्केट पहुंचते हैं। वो शियोरी और ममाई को ढूंढते हैं, लेकिन ममाई बनी कॉस्ट्यूम में दिखती है। उसे देखकर कमीटा पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है, जबकि ममाई खुद उस कॉस्ट्यूम में काफी ऑकवर्ड फील कर रही होती है। कुछ कस्टमर्स आते हैं, लेकिन इवेंट का सबसे बेकार सेल्समैन सबको डरा देता है। कमीटा शर्मिंदा होकर माफी मांगता है। तभी वो एक आइडिया देता है कि प्रोडक्ट्स को डेकोरेशन की तरह यूज करके देखा जाए। ये सुनकर ममाई अनकंफर्टेबल फील करती है और वहाँ से भाग जाती है। कमीटा उसे ढूंढते हुए फोटोग्राफर्स के बीच पहुंचता है। वो उसे निकालना चाहता है, लेकिन भीड़ उसे अंदर नहीं जाने देती। तभी शियोरी एक कॉस्प्ले पहनकर फोटोग्राफर्स का ध्यान भटका देती है और कमीटा ममाई को वहाँ से निकाल लेता है। भागते भागते वो बाथरूम एरिया पहुँचते हैं। ममाई कहती है कि उसे कॉस्ट्यूम बदलना है और जिपर खोलने में हेल्प चाहिए। कमीटा शर्माते हुए मना करता है, लेकिन ममाई मजाकिया अंदाज में उसे कन्विंस कर लेती है। इवेंट खत्म होने के बाद दोनों कैफे में खाना खाने जाते हैं, जहाँ कमीटा हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ सेनेकी काम कर रहा होता है। लेकिन कमीटा जानबूझकर ऐसा दिखाता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं, ताकि आसपास बैठे लोगों को कोई शक न हो। थोड़ी देर बाद जब सब टेबल पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो ममाई अचानक कमीटा को एक छोटा सा गिफ्ट देती है। वो उसे कॉमिकल मार्केट इवेंट में मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। वो ये भी कहती है कि उसकी जिंदगी का ये फेज काफी मजेदार और यादगार रहा है, मिडिल स्कूल के दिनों से भी ज्यादा, और इसकी वजह ये है कि कमीटा ने उसका साथ चुना। लेकिन फिर वो बताती है कि अब अगले दिन से उसे एग्जाम की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। बाद में सब घर की तरफ निकलते हैं और जब सब अलग होने वाले होते हैं तो ममाई सेनेकी को थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो फिर कभी आएंगे। उधर सेनेकी कमीटा का चेहरा देखकर थोड़ा अजीब सा मुंह बना लेती है। इस पर कमीटा मजाक में बोल देता है कि वो मुस्कुराती हुई ज्यादा अच्छी लगती है। ये सुनते ही ममाई को जलन हो जाती है। वो अचानक वहाँ से चली जाती है, जिससे कमीटा पूरी तरह चौंक जाता है। वो तुरंत उसके पीछे जाता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या। तब ममाई उसे बताती है कि उसे अभी एहसास हुआ है कि वो पूरा दिन बनी कॉस्प्ले पहने रही, लेकिन उसने एक बार भी उसकी तारीफ नहीं की। इतना कहकर वो बोलती है कि वो जा रही है और बिना रुके वहाँ से चली जाती है। और बस यही खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियो लाता रहूंगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।